इस वीडियो से हम लोग क्लास 11 की भूगोल की एनसीईआरटी की बुक को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल का हमारे भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसका जो पहला अध्याय है वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग भूगोल को एक विषय के रूप में जानेंगे। यानी कि एक विषय के रूप में भूगोल किस प्रकार से है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भूगोल विषय को समझना चाहते हैं। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पहला अध्याय है, इसमें आपको भूगोल के सारे डायमेंशन को कवर किया गया है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं हम भूगोल सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की, तो हमारे बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो भूगोल को कभी एक विषय के रूप में नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि भूगोल कोई विषय नहीं है, बल्कि भूगोल में सारे विषयों से कुछ सेगमेंट को चुराया गया है और उसको ला करके इसमें शामिल किया गया है। तो उन सारे पहलुओं को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, और मैं आपको इस चैप्टर का जो सारांश है उस सारांश को बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक दबा करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई कमी रह गई है, मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं और कुछ बेहतर कर सकता हूं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भूगोल के बारे में। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, सबसे पहला सवाल कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भूगोल आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों का उत्तर यही हो सकता है कि भूगोल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है, और इसीलिए हमें भूगोल को पढ़ना है। मतलब कि इससे स्पष्ट होता है कि आप केवल भूगोल को मजबूरी में पढ़ रहे हैं। लेकिन भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आपने महारत हासिल कर ली, मान के चलिए कि आप 60 से 70% भी महारत हासिल कर लेते हैं भूगोल में, तो आप एक बहुत ही अच्छा लाइफ व्यतीत करेंगे, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने भूगोल को अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारे विषयों का समावेश हो गया है, बहुत सारे विषयों के बारे में आपको आइडिया लग गया है। और जाहिर सी बात है कि जब आप अपने फील्ड के महारथी होंगे तो फिर आगे बात ही मत पूछिए। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी का ये सरफेस है, सतह जिस पे हम लोग रहते हैं। प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में जो हमारे मानव थे कुछ इस तरीके के, तो प्राचीन काल के जो हमारे मानव थे वह धीरे धीरे विकसित होते गए। यानी कि सबसे पहले ये लोग खाने के लिए क्या करते थे, पेड़ पौधों से जो कंदमूल फल मिलते थे उनको खाते थे। उसके अलावा जो हमारे ये जानवर होते थे, जैसे बकरी हो गई या हिरन हो गए या अन्य कोई भी जानवर हो गया, इसका शिकार करते थे और इसी को खाते थे। बाद में इन्होंने कपड़े भी पहनना प्रारंभ किया। पहले ये कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो कपड़े के लिए ये क्या किसका प्रयोग करते थे, इन्हीं जो जानवरों की खालें होती थी इनका प्रयोग ये लोग कपड़ों के रूप में करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा यह मानव और विकसित हो रहा गया, तकनीक की इससे इसको जानकारी हुई, इसने जो भी संसाधन प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हैं उन संसाधनों का उपयोग करना सीख लिया। और जाहिर सी बात है, मिट्टी के बारे में जाना, सिंचाई के बारे में जाना, बहुत सारे धातुओं के बारे में जाना, तो खेती करना प्रारंभ किया। उसके बाद में उन खेती से जो चीज़ें प्राप्त होती थी उनको फिर पका के खाना शुरू किया, आग की खोज हुई। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि एक निरंतर विकास की क्रिया चलती हुई आ रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि न केवल इसमें एक सामाजिक विकास हो रहा है बल्कि सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सारे अर्थ पर जो कल्चर है या जो संस्कृति है वह एक समान नहीं है। तो इसी प्रकार से मानव विकसित होता गया, और आज आप देख सकते हैं कि आपके पास खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है, आपके पास पहनने के लिए बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है, घूमने टहलने, या आप कह सकते हैं कि आज मानव ने सारी चीज़ों को विकसित कर लिया है। अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने आसपास आप जहाँ भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र दौड़ाएं
और अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्योग्राफी से ना जुड़ा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी कि आपकी पृथ्वी पर ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि जो जिसमें ज्योग्राफी ना हो, जो ज्योग्राफी से जुड़ा ना हो। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ज्योग्राफी एक विषय नहीं है, इसमें बहुत सारे विषयों का समावेश है, इसीलिए आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से सारे परिवर्तन हुए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, हालांकि आगे के अध्याय में उसके बारे में हम जानेंगे कि आप जिस पृथ्वी पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, क्या यह पृथ्वी ऐसे ही थी? जाहिर सी बात है बहुत सारे कालखंड हुए थे। प्रारंभ में हिम का गोला थी, उसके सॉरी आग का गोला थी, फिर हिम काल आया, फिर अन्य काल आए, और इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था। आपको यह पता होगा, एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। बाद में धीरे धीरे इसमें विभाजन हुआ, छोटे छोटे महाद्वीप और बन गए। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारी भूगोल से ही जुड़ी हुई हैं। और जब आप भूगोल को समझेंगे, उसके तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो आपको अपनी पृथ्वी के इतिहास के बारे में पता चलेगा। और जो भी पृथ्वी पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं या जिनमें भविष्य में परिवर्तन हो सकता है, उन सभी के बारे में आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर हो गया, ये आपका घर हो गया। यहाँ पर मैं कुछ अपनी तरफ से आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको आपके बचपन में लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं और यहाँ से आप घूम करके अपने घर आए, रात का समय है इस समय, और चले गए आप घर में। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर लाइट नहीं है, आपने क्या किया कि अंदर से एक चारपाई लेके आए और इस पर आकर के लेट गए। जाहिर सी बात है कि खुले आसमान के नीचे लेटने का एक अलग ही मजा होता है। तो यहाँ से जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी से हम लोग बाहर चले गए, अंतरिक्ष की जो चीज़ें देख रहे हैं वह भी हमारी भूगोल की ही पार्ट है, वह भी हमारी भूगोल से ही जुड़ी हुई हैं। तो आपको चंद्रमा दिखता है, आपको तारे दिखते हैं। तो यहाँ पर भी बचपन से ही आपके मन में सवाल होना चाहिए कि तारे क्या हैं, चंद्रमा क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये हमारी भूगोल ही हैं। इसीलिए भूगोल के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, वह बचपन से ही होनी चाहिए, बचपन से ही होती है। हालांकि बड़े होने पर हमारी रुचि अलग अलग क्षेत्रों में चली जाती है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सारे सवाल कौतूहल जरूर करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी स्थान पर मान लीजिए घूमने गए, तो वहाँ पर आप विभिन्न बहुत प्रकार के पेड़ पौधे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। पर्वत आप वहाँ पर देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, उसके अलावा बादल देखेंगे, बादल से होती हुई वर्षा को देखेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर ये पर्वत यहाँ पर है तो इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, बहुत सारे पेड़ हैं तो ये पेड़ किन परिस्थितियों में उगते हैं, इनके लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वह भूगोल से ही जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ जान लिया कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आपने देखा कि आपको कितने सारी चीज़ों की जानकारी होगी अगर आप भूगोल पढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर में भूगोल है क्या, भूगोल है क्या। फिर आइए एक बार मैं आपको अपनी पृथ्वी की सतह पर ले चलता हूँ। ये हमारा हो गया पृथ्वी का सरफेस। ये हमारी सभी दिशाएं हो गई, जैसे कि ये पूर्व, ऊपर की ओर उत्तर, यहाँ पर पश्चिम और इधर दक्षिण। उसी प्रकार से एक वायुमंडल है। आगे हम लोग समझेंगे वायुमंडल के बारे में, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। तो ये हमारा वायुमंडल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे हम बात करें पर्वत की, पहाड़ियों की, या हमारे समुद्र हो गए, झील हो गए, रेगिस्तान हो गए, तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और उसी प्रकार से जो हम अपने आसपास सामाजिक या सांस्कृतिक विषय भिन्नताएं देखते हैं, या हम बात करें जो लोग गांव में रहते हैं, गांव की बात करें, नगरों की बात करें, सड़कों की बात करें, हम लोग रेलों की बात करें, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यह जो पृथ्वी है वह एक रंगमंच है, यह पृथ्वी जो है वह एक रंगमंच है और हम सब कलाकार हैं। तो उसी प्रकार से भौतिक पर्यावरण से, यानी कि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, मतलब कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान या समुद्र, झील, उसके साथ में जब मानव ने इंटरेक्शन किया तो बहुत सारी चीज़ें बना ली।
बहुत सारी चीज़ें बना ली और उसका उसने अपने दैनिक जीवन में यूज करना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे कि हम यहाँ पर जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनके बारे में हमें समझने में आसानी होती है। और जो हमारा यह रंगमंच है, यानी कि इस रंगमंच में जो भौतिक पर्यावरण से सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मानव ने क्या किया कि जो उसके पास तकनीक है, उन तकनीक के माध्यम से इनको और बेहतर से बेहतर बनाया और इनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहा है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो इसी को हम लोग भूगोल के अंतर्गत बात करते हैं। अब थोड़ी सी इसकी बेसिक डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा जियोग्राफी वर्ड है, जियोग्राफी वर्ड है तो यह मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला हमारा हो गया जियो यानी कि पृथ्वी, और दूसरा हमारा हो गया ग्राफोस यानी कि वर्णन। तो यह हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो मतलब पृथ्वी और वर्णन यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अगर आप इसको और अच्छे से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन इसके बारे में कहा जा रहा है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था ग्रीक विद्वान इरेस्थोस्थानीज ने। 276 194 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और इनके द्वारा पहले यह प्रयोग किया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एक ग्रीक विद्वान थे ये। तो ये चीज़ें हमने समझ ली। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हम भूगोल को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी का सरफेस हुआ और आप कहीं घूमने के लिए निकले हैं। वहाँ पर आपने एक पर्वत को देखा। मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि यह क्या है, तो उस समय आपके मन में पहला सवाल क्या आएगा? तो उस समय आपके मन में पहला सवाल आएगा इसकी पहचान को लेकर के कि आखिर में यह जो चीज़ मैं सामने देख रहा हूँ ये है क्या। दूसरा आपके मन में सवाल आ सकता है कि यह जो चीज़ मैं अपने सामने देख रहा हूँ इसका वितरण कहाँ कहाँ हुआ है, इसका वितरण कहाँ कहाँ पूरे पृथ्वी पर हुआ है। उसके बाद में जो तीसरा सवाल है वह क्यों, यानी कि इस पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में 3 भागों में बांट सकते हैं। ये दोनों हमारे एक तरह से जुड़े हुए हैं आपस में, और इन्हीं से हमारा ये तीसरा प्रश्न आता है कि इसका निर्माण क्यों हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में वर्गीकृत करती हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में किस प्रकार से है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भूगोल के बारे में कहा जाता है कि यह एक संश्लेषणात्मक विषय है, यानी कि यह एक इंटीग्रेटिंग विषय है। अब इसका मतलब हुआ क्या? इंटीग्रेटिंग विषय का मतलब हुआ जैसे होता है कंपोजिशन यानी कि मिलावट अगर आप लोग कहें तो भूगोल को एक मिलावट का विषय कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया मिलावट के बारे में, तो वही बातें की जा रही है कि यह एक मिलावट का विषय है। और यह जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसको संश्लेषित करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक क्षेत्र है तो इसके बहुत सारे पहलू, इसके भौगोलिक, इसकी मिट्टी, इसकी कृषि या इसके परिवहन, इन सारे तथ्यों को ये समावेशित करता है। इसीलिए इसको हम एक सिंथेसिस सब्जेक्ट भी कहते हैं। उसी प्रकार से भूगोल के अंतर्गत विश्व को एक परस्पर निर्भर तंत्र माना गया है या एक वैश्विक तंत्र माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा संपूर्ण विश्व हुआ। अब हम लोगों ने तकनीक को इतना आगे विकसित कर दिया है कि अगर आप यहाँ अमेरिका में हैं तो कुछ ही समय के बाद में आप अमेरिका से प्लेन के जरिए एशिया में आ सकते हैं, भारत में आ सकते हैं, चीन में आ सकते हैं। यानी कि तकनीक ने हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया है या हमें बहुत ही ज़्यादा विकसित कर दिया है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है यह एक घर के समान हो गई है। यानी कि एक घर के समान या एक गांव के समान अगर हम लोग बात करें तो पहले मान लीजिए कि आज के 200 साल पहले अगर किसी को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना होता, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या मान लीजिए अमेरिका जाना हो तो शायद बहुत समय लग जाता था जाने में। लेकिन आज क्या है कि आज आप कुछ घंटों के अंदर एक स्थान से पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें,
जिस प्रकार से हमारी सूचना तकनीकी में वृद्धि हुई है, तो वहाँ से आप क्या घटना इस समय अमेरिका में हो रही है, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तकनीक के द्वारा ही संभव हुई हैं और इसको संभव बनाया है भूगोल के दौरान होने वाली खोजों ने। यानी कि भौतिक पर्यावरण में जो भी संसाधन मिले हैं, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके मानव ने अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए विश्व को यहाँ पर एक परस्पर निर्भर तंत्र कहा गया है। तो इसी प्रकार से आप अन्य सारे बहुत सारे उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, आप उसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक भूगोल यहाँ पर सामाजिक हो गया है, यह गलत हो गया है, यहाँ पर होगा प्राकृतिक विज्ञान। तो अगर हम बात करते हैं भौतिक भूगोल के बारे में, तो यह हमारे नेचुरल साइंस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की, तो इसमें आपको भू आकृति विज्ञान मिलेगा, जलवायु विज्ञान मिलेगा, सामुद्रिक विज्ञान मिलेगा और मृदा विज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारे हमारे प्राकृतिक विज्ञान के ही हिस्से हैं। इसके अलावा आपको अगर एक अच्छा भूगोलवेत्ता बनना है, तो आपको गणित की आवश्यकता होगी, आपको कला की जानकारी भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर भूगोल को ढंग से सीखते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत सारे विषयों को सीख रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गणित की जानकारी क्यों होनी चाहिए? गणित की जानकारी और कला की जानकारी आपको इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि भूगोल विषय में मानचित्र और डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा यूज है। जैसे कि हम लोग वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि भूगोल में मानचित्र डायग्राम का क्या यूज है। क्योंकि मैं आपको टेस्ट का बहुत ही कम प्रयोग करूंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि डायग्राम के माध्यम से ही सारी चीज़ों को बताऊं। हालांकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। तो गणित की आपको ज़रूरत है कि मान लीजिए आपको पूरे पृथ्वी का मैप ड्रा करना है। आपको पता है कि मैप हमारा एक माना हुआ चित्र है, वास्तव में हमारी जो पृथ्वी है वह गोल है। तो मैप को अगर आपको ड्रा करना हुआ, तो अगर आपको ठीक से पैमाना खींचना नहीं आता है, आप ठीक से इसके पूरे क्षेत्र को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको नहीं खींच पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको कला नहीं आएगी, तो आप अच्छे से मैप को ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं एक भूगोलवेत्ता के लिए। यानी कि आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम या मानचित्र की बात करें, इसमें निपुण होना आवश्यक है। अगर इसमें आप निपुण होंगे, तो आप बेहतर ढंग से भूगोल को समझ पाएंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भूगोल और सामाजिक विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? भूगोल और सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में, तो आप लोगों ने इससे पहले, इस क्लास के पहले 6 से लेकर के 10 तक भूगोल को पढ़ा होगा। तो वहाँ पर मुख्य रूप से ये हमारा सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट था। वहाँ पर आपको इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इस प्रकार से अन्य विषय भी मिले होंगे। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि भूगोल की जितनी भी शाखाएं हैं, अभी हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, वह सभी शाखाएं सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। और उसी प्रकार से प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो विषय को जड़ प्रदान करता है और ऐतिहासिक प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। इसी से जुड़ा हुआ है भौगोलिक चिंतन का इतिहास। भौगोलिक चिंतन का इतिहास अगर आप लोग देखना चाहें तो माजिद हुसैन साहब की एक बुक है, इसे आप लोग देखेंगे। इसमें भूगोल का किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से भूगोल में खोजें हुई हैं, जो भूगोल के प्रमुख हमारे भूगोलवेत्ता रहे हैं, उनके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। काफ़ी गजब की बुक है। वैसे हम लोग बाद में जब दोनों एनसीईआरटी को समाप्त करेंगे, तब हम लोग भौगोलिक चिंतन के इतिहास को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो माजिद हुसैन की एक बुक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है, जिसमें भी आपको सूटेबल लगे आप इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। तो वही बातें की गई हैं कि प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, उसी प्रकार से भूगोल का भी अपना एक दर्शन है। और इस दर्शन के माध्यम से हमारे किसी भी सब्जेक्ट को एक रूट देता है। रूट का मतलब जड़ प्रदान करता है, और वह हमारे भूगोल को जो एक जड़ प्रदान करता है, वह हमारा है भौगोलिक चिंतन का इतिहास। तो इसमें आप लोग सारी चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं भूगोल की शाखाओं के बारे में। तो भूगोल की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, यानी कि विषय वस्तु, जिसे हम लोग क्रमबद्ध भी कहते हैं, और दूसरा हमारा हो गया प्रादेशिक। अगर हम बात करें विषय वस्तु के बारे में, तो इसकी खोज की गई थी जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा।
इसकी खोज की गई थी। और दूसरी हमारी है जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं विषय वस्तु और प्रादेशिक, तो ये भूगोल की शाखाएं नहीं है। अगर हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से बात करें तो ये हमारा भूगोल पढ़ने का तरीका है। यानी कि भूगोल को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला हमारा हुआ विषय वस्तु यानी कि क्रमबद्ध ढंग से, और दूसरा हमारा हुआ प्रादेशिक। ठीक है, कैसे, आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसे कि देखिए, हमने बात की क्रमबद्ध और दूसरा हमने बात की प्रादेशिक। तो यहाँ पर इमेजिन करिए इंडिया के बारे में, ये हमारा इंडिया हो गया। अब मान लीजिए आपको इंडिया के उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में बात करनी है, यानी कि भारत के किसी राज्य की कृषि के बारे में बात करनी है। मान लीजिए वो राज्य आपका हुआ उत्तर प्रदेश, तो आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से आप जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, उसी प्रकार से आप राजस्थान के बारे में बात करेंगे, उसी प्रकार से आप महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे, उसी प्रकार से आप कर्नाटक के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का एसेंस यही है कि आपने किसी भी भूगोल के एक टॉपिक को उठाया और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी पूरे हमारे देश स्तर पर यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत या वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत चीज़ें हैं उनको आपने पढ़ लिया। जैसे कि अगर आपको विश्व स्तर पर कृषि की बात करनी है, आप एशिया की बात कर लीजिए, आप अफ्रीका की कर लीजिए, मतलब पूरे विश्व स्तर पर उसको समझ लीजिए। तो ये हमारा हुआ पहला तरीका, जिसके बारे में बताया था किसने, हम्बोल्ट ने, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। दूसरा हमारा तरीका प्रादेशिक है। प्रादेशिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको भूगोल पढ़ना है किसके बारे में, उत्तर प्रदेश का, तो आप क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सारे भूगोल को एक साथ पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ उत्तर प्रदेश की स्थिति और विस्तार क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, या उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां हैं, क्या कोई पर्वत है, क्या पठार है, एग्रीकल्चर क्या है, खेती क्या है, परिवहन क्या है, संचार क्या है, इन सब के बारे में जान लीजिए। उसके बाद में आप किसी दूसरे अन्य राज्य की तरफ बढ़िए। तो यहाँ पर आपको दो तरीके मिले। पहला कौन सा था, पहले में भूगोल के किसी टॉपिक को आप उठाइए और उसको आप भारत के स्तर पर या विश्व के स्तर पर सभी स्थानों पर देख लीजिए। दूसरा क्या है कि आप किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को उठाइए, उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हों उनको समझ लीजिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि भूगोल हमारा किस प्रकार से बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भूविज्ञान की, उसके बाद में हम बात करेंगे मौसम विज्ञान की, उसके बाद में हम बात करेंगे जल विज्ञान की, उसके बाद में हम बात करेंगे मृदा विज्ञान की, फिर हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की, फिर हम बात करेंगे प्राणी विज्ञान की, फिर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, फिर हम बात करेंगे पर्यावरण विज्ञान की, उसके बाद में हम बात करेंगे मानव शास्त्र की, और उसके बाद दर्शन शास्त्र, उसके बाद में समाज शास्त्र, उसके बाद में इतिहास, फिर आप देखेंगे यहाँ पर राजनीति शास्त्र, फिर आप देखेंगे यहाँ पर जननांकिकी, उसके बाद में आप यहाँ पर बात करेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान का, और फिर हमारा हो गया अगला गणित और खगोल की। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भूविज्ञान की, मौसम विज्ञान की, जल विज्ञान की, तो ये सारे हमारे प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से हमारा वनस्पति, मृदा, प्राणी, ये सब भी हमारे प्राकृतिक विज्ञान है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ से समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति, तो ये सारे आपको किस में आएंगे, ये आपके आएंगे सामाजिक विज्ञान में। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भूगोल विषय है यह किस प्रकार से सारे विषयों में अतिक्रमण करता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि बहुत सारे विद्वानों का भूगोल के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि इसने बहुत सारे विषयों के उनके जड़ को छीन लिया है। तो आइए देखते हैं कि उनके द्वारा कही गई यह बात किस प्रकार से सत्य है। जैसे कि हमने सबसे पहले बात की भूविज्ञान की, तो भूविज्ञान में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भूविज्ञान के अंतर्गत जो भू आकृतिक विज्ञान है वह हमारे भूगोल का हिस्सा है, वह हमारे भूगोल का हिस्सा है। उसी प्रकार से आप मौसम विज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा जलवायु विज्ञान है वह हमारा भूगोल का हिस्सा है। जल विज्ञान में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो समुद्र विज्ञान है वह हमारे भूगोल का हिस्सा है। मृदा विज्ञान में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी मृदा भूगोल हो गई। वनस्पति विज्ञान में हमारा पादप भूगोल हो गया। प्राणी विज्ञान में हमारा प्राणी भूगोल हो गया।
अर्थशास्त्र से हमारा आर्थिक भूगोल हो गया, पर्यावरण विज्ञान से हमारा पर्यावरण भूगोल हो गया, मानव शास्त्र से हमारा मानव भूगोल हो गया, दर्शन शास्त्र से हमारा भौगोलिक चिंतन हो गया, समाज शास्त्र से हमारा सामाजिक भूगोल हो गया, इतिहास से हमारा ऐतिहासिक भूगोल हो गया, राजनीति से हमारा राजनीतिक भूगोल, जनसांख्यिकी से जनसंख्या भूगोल, पारिस्थितिकी से मानव विज्ञान, और उसी प्रकार से हमारा गणित और खगोल की भूगोल। तो यहाँ पर आप इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? इस फिगर को देखने के बाद आप मेरी उस बात को याद करिए जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने भूगोल को 60 से 70% भी ढंग से सीख लिया तो आपकी जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको कहीं पर खड़ा कर दिया जाए, किसी भी मंच से आपको बोलने का मौका मिले, कहीं भी किसी भी तरह के समाज को आपको डील करना हो, तो कहीं ना कहीं आप अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी बेहतर ढंग से उस समाज को डील करेंगे, उन लोगों को डील करेंगे जिनको भूगोल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप क्यों कर पाएंगे? यह आपको इस फिगर को देख के समझ में आ रहा होगा कि भूगोल पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने केवल भूगोल को पढ़ा है, बल्कि आपने इतने सारे विषयों को पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, इतने सारे विषयों के बारे में आपको जानकारी हो गई है। अब कुल मिला के इन विषयों की संख्या है 17, और 17 विषय की अगर आपके पास जानकारी है तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत ही अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब चलते हैं और आगे और बात करते हैं भूगोल की, जो हमने अभी शाखाओं के बारे में डिस्कस किया, तो उनमें क्रमबद्ध उपागम के आधार पर थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल का पार्ट कौन कौन सा है? पहला हमारा हो गया भू आकृति विज्ञान। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? जो हमारी पृथ्वी पर भू आकृतियाँ हैं उनका किस प्रकार से विकास हुआ है, इसके बारे में हम पूरी चीज़ें जानेंगे, और कौन सी प्रक्रिया हुई है जिस प्रकार से इन प्रकार की भू आकृतियों का विकास हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पहले हमारी पृथ्वी एक थी, उसी प्रकार से जो आप इस समय पर्वत पठार नदियाँ देख रहे होंगे, क्या हमारी पृथ्वी पर सदैव ये ऐसे ही रही हैं या बाद में इनमें परिवर्तन हुआ? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम भू आकृति विज्ञान में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान के बारे में। तो जलवायु में हमारा वायुमंडल, मौसम, पानी, वर्षा, जलवायु प्रदेश, उसके बाद में चक्रवात, तूफान, पाला और हवाएं, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग जलवायु विज्ञान में समझेंगे। उसके बाद में हमारा जल विज्ञान हो गया, यानी कि समुद्र विज्ञान हो गया। समुद्र विज्ञान में हम समुद्र के बारे में जानेंगे। सामान्य तौर पे अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा या समुद्र के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आपको यही लगता होगा कि जैसे हमारा पृथ्वी है, कहीं पर गड्ढे, कहीं पर पेड़, कहीं पर पौधे, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, उसकी तुलना में जो हमारा समुद्र है वह अंदर प्लेन होगा। लेकिन आपको यहाँ पर जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारा समुद्र है उस पर पृथ्वी से ज़्यादा भी लैंडफॉर्म है, यानी कि वह पूरा प्लेन नहीं है, बड़े बड़े पठार हैं, बड़े बड़े पर्वत भी हैं वहाँ पे। तो उन सब के बारे में हम लोग जल विज्ञान में जानेंगे। जल के तापमान के बारे में, उसकी लवणता के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जल विज्ञान में बात करेंगे। उसी प्रकार से इसी में हमारा एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं मृदा भूगोल। तो मृदा भूगोल, मिट्टी भूगोल, तो इसमें हम लोग मिट्टी के प्रकार, किस प्रकार से किस मिट्टी की उत्पादकता होती है, प्रोडक्शन किस में कितना होता है, इनका वितरण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग मृदा भूगोल के अंतर्गत बात करेंगे। अब भौतिक भूगोल को हमने बांट लिया है, तो मानव भूगोल को भी थोड़ा सा बांट लेते हैं। मानव भूगोल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के बारे में। तो किस प्रकार से हमारा समाज होता है, किस प्रकार के तथ्यों से मिलकर के हमारे समाज का निर्माण होता है, यानी कि समाज के बाद जिस प्रकार के हमारे संस्कृति का विकास होता है या संस्कृति का अध्ययन हम लोग करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत बात करेंगे। उसी प्रकार से अगला हमारा हो गया जिसका नाम है जनसंख्या व अधिवास भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है, उनका वितरण कैसे हुआ है, यानी कि कहाँ पर कितने लोग हैं, घनत्व तो क्या है, लिंग अनुपात क्या है, प्रवास कैसे हो रहा है, यानी कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम अधिवास की बात करते हैं तो अधिवास के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे ग्रामीण और नगरीय स्तर पर अधिवास हैं, बस्तियां हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर हम इसके अगले पार्ट की बात करें तो वह हमारा है आर्थिक भूगोल। तो जाहिर सी बात है आर्थिक भूगोल में किसकी बात करेंगे? जिससे हमें पैसा मिलता हो, जैसे कृषि हो गई, उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया, व्यापार हो गया, इन सब के बारे में हम लोग आर्थिक भूगोल में बात करेंगे। उसके बाद में अगला हमारा हो गया ऐतिहासिक भूगोल।
जैसा कि मैंने आपको बताया चिंतन के बारे में, तो ऐतिहासिक भूगोल में जिस प्रकार से सारी चीज़ों का परिवर्तन हुआ है हमारी पृथ्वी पर, स्थलाकृतियों का या हमारे पर्यावरण का, हमारे वायुमंडल का, उसके बारे में हम लोग ऐतिहासिक भूगोल में बात करते हैं। और उसी प्रकार से अगला हमारा हो गया राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल में आप क्या बात करेंगे? जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने अगर राजनीति में पढ़ा होगा, तो जो हमारे देश में किसी भी स्थान की सीटों का निर्धारण होता है, जैसे मान कर लेते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो जनसंख्या के अनुसार होती हैं। किसी भी राज्य को जो राज्यसभा में वो दिया गया है, क्या नाम, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वह जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, जनसंख्या हम किस में पढ़ते हैं? भूगोल में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जुड़ गई। फिर हमारी जो राजनीतिक सीमाएं हो गई या हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं राजनीति में, लेकिन ये जुड़ जाती हैं कहाँ पर? भूगोल से। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हमारा जुड़ा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीव भूगोल के बारे में। तो जीव भूगोल में हम लोग सबसे पहला इसका सेगमेंट होता है जीव। तो इसमें हम लोग पशुओं के बारे में बात करेंगे और उनका जो निवास स्थान है, जहाँ पर वे लोग रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा सेगमेंट आता है जीव भूगोल के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं वनस्पति भूगोल। जिसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति भूगोल। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से हमारा हो गया प्रास्थैतिक भूगोल। अब यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ेंगे? यहाँ पर जो भी हमारी डिफरेंट स्पेसीज पाई जाती हैं, जो भी हमारी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनका निवास किस प्रकार से है, किस प्रकार से उनके निवास क्षेत्र का वितरण हुआ है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। और फिर अगला हमारा हो गया पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल में हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं, किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को किस प्रकार से खतरा है। जैसे आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता होगा, किस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पर पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो कि इस समय पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पर्यावरण भूगोल में पढ़ते हैं। अब आइए भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर समझ लेते हैं। तो इसको भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन। उसके बाद में ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर और नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना और विश्लेषण। तो ये हम लोग जब मानव भूगोल में पहुंचेंगे तो वहाँ पर इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस किताब के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर आइए, ये हो गया, हाँ, इन सब के बारे में, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान के बारे में नहीं बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग पर्यावरण के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आपने अपना समझ दिया, उसके लिए इतना ही। इस वीडियो में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगले अध्याय में हम लोग इकाई 2 में पहुंचेंगे और वहां पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और किस प्रकार से उसका विकास हुआ है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।